हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी जाने माने डायरेक्टर बॉन्ग जून हो इनके द्वारा डायरेक्टेड की गई मूवी है मिकी 17, जो हाल ही में रिलीज हुई है। डायरेक्टर बॉन्ग जून हो इन्होंने पैरासाइट इस मूवी के लिए 2019 में ऑस्कर जीता था, जिसके बाद ये उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहा है। वही लीड रोल में हम रॉबर्ट पैटिंसन को देखेंगे एज अ मिकी। ये कहानी आने वाले भविष्य में इंसानियत की एक झलक दिखाती है। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे भविष्य में इंसान अलग अलग प्लैनेट पर अपनी कॉलोनी बसाने के लिए जाते हैं और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन सस्ते लेबर के चलते वर्कर के मरने के बाद उनका ही क्लोन बनाने लगती है, वो भी फ्री में। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब मिकी एक दिन घर आता है, तब देखता है कि उसका पहला वर्जन घर में जिंदा है और अब एक नहीं दो मिकी हो गए हैं और वहीं से कहानी एक अजीब मोड़ ले लेती है। ये मूवी नई है, अगर आप थिएटर में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को यहीं पे रोक लीजिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी शुरू होने से पहले मैं अभिमान स्टूडियो इनका थैंक यू कहना चाहती हूँ। इन्होंने मेरे 2 लेटेस्ट वीडियो पर सुपर थैंक्स दिया था, सो थैंक यू सो मच अभिमान जी। दोस्तों, एक और बात, मेरे चैनल पर रिसेंटली एक स्ट्राइक आया है, जिसके चलते मैंने ये वीडियो मैक्सिमम इमेजेस में बनाया है ताकि इस पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक ना आ सके। आई होप इस बात को आप समझेंगे और आपका सपोर्ट होगा। कहानी शुरू होती है 2054 में। हम प्लैनेट निफ्लिम को देखते हैं, जहाँ पे मूवी का मेन कैरेक्टर मिकी, जो बर्फ के नीचे एक खाई में गिरा होता है, वो खुद से ही पूछता है कि भाई इतने ऊंचाई से गिरने के बावजूद मैं जिंदा कैसे हूँ। लेकिन तभी ऊपर से वो एक शटल को देखता है जिसमें से उसका दोस्त टीमो उतरता है। अब मिकी उसे देखकर खुश होता है और उसे पुकारने लगता है कि तुम मुझे बचाने के लिए आ गए हो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। लेकिन टीमो उसे यहाँ देखकर हैरान था। खैर, अब टीमो नीचे उतरने लगता है, लेकिन खाई के बीच में ही मिकी का एक फ्लेम थ्रोवर गिरा हुआ था, जो काफी महंगा वेपन था, इसलिए टीमो दरअसल वही लेने के लिए आया था। जिसके बाद वो कहता है, माफ करना भाई, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, रस्सी तो यहाँ तक ही है। वैसे भी तुम एक एक्सपांडेबल हो, तुम यहाँ पे मर जाओगे तो तुम्हारा दूसरा वर्जन तो ऑलरेडी रेडी हो गया होगा। वैसे तुम कितनी बार मरे हो? अब विकी उसे गाली देता है और कहता है, मैं 16 बार मर चुका हूँ और मैं विकी 17 हूँ। अब टीमो उसे हैव अ नाइस डेथ कहता है और सी यू टुमारो कहकर निकल जाता है। जिसके बाद मिकी के सामने अजीब से क्रीचर्स आ जाते हैं, जिन्हें इस मूवी में क्रीपर्स कहा गया है। अब इन एलियन क्रीचर की जो एक क्वीन होती है मेन, वो सीधा दौड़ते हुए मिकी के यहाँ पर आ जाती है और उसे कुचल कर रख देती है। अब ये शॉट यहीं पर कट होता है और हम देखते हैं कि इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 4.5 साल पहले की बात है। मिकी एक भोला भाला लड़का है और उसका दोस्त होता है टीमो, जो बड़ा ही चालाक होता है। दोनों भी अर्थ पर थे और एक फूड का बिजनेस ओपन करने के चक्कर में टीमो ने मिकी को बेवकूफ बनाकर एक माफिया यानी लोन शार्क से बहुत ही ज्यादा कर्जा लिया था। बिजनेस तो चल नहीं पाया और अब वो माफिया इनकी खटिया खड़ी करने वाला था और अर्थ पर रहते ये लोग उससे बच नहीं सकते थे। इसीलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग पहली और आखिरी शिप जो अर्थ से निकलने वाली है उससे चले जाएंगे। ये स्पेसशिप एक फेल्ड पॉलिटिशियन केनिथ मार्शल का था और वो अर्थ से लोगों को निफ्लिम ग्रह पर लेकर जाने वाला था ताकि वहाँ पर वो खुद का राज कर सके। लेकिन मिकी के सामने एक दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग इस शिप से अर्थ छोड़ना चाहते थे और मिकी का चांस लगना मुश्किल था। वही टीमो एक पायलट था, तो उसे शिप पर पायलट का जॉब भी मिल गया था, इसीलिए वो तो सेट हो गया था। अब मिकी को कैसे भी वहाँ से निकलना था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक्सपांडेबल का जॉब लेगा, जो कोई लेना नहीं चाहता था। हालांकि मिकी कोई भी पेपर वगैरह पढ़ता नहीं है और जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। उसे खुद भी पता नहीं था ये जॉब क्या था। अब जैसे ही वो फॉर्म भरता है, वहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर गैमा आती है, जो उसे लगातार पूछती है कि क्या तुमने पेपर पढ़े हैं, जिस पर मिकी सिर्फ हाँ कह देता है। जिसके बाद वो उसे शिप के मेडिकल एरिया में लेकर आती है। गैमा उसे बताती है कि इस लैब के नीचे एक बहुत ही बड़ी भट्टी है, जिसमें शिप का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट चला जाता है और उस सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को रिफाइंड रीयूज करके उसका थोड़ा सा पोर्शन इस मशीन में आता है। ये मशीन एक प्रिंटर
है जो ह्यूमन क्लोन बनाती है और उसी ऑर्गेनिक वेस्ट के मदद से तुम्हारे लिए एक अगली बॉडी तैयार होती है। एक बार तुम मरते हो तो तुम्हारी बॉडी 20 घंटे में रेडी होगी। फिर वो उसे एक बायो सूट देती है पहनने के लिए, जिसे उसका पूरा बॉडी स्कैन होता है और एक ईड जैसे हार्ड ड्राइव में ये सारा डेटा सेव होता है। पूरा समय मिकी गैमा की कोई भी बात सुनता नहीं है। उसे गैमा के बालों की खुशबू ने मोह लिया था। वो बस उसे ही देखे जा रहा था। जिसके बाद गैमा उसे एक इंजेक्शन लगाती है, जिसे मिकी की सारी बचपन की यादें ताजा होती है और उसका एक बैकअप अपलोड होता है। लेकिन पुरानी यादें ताजा होने के कारण उसे एक चीज याद आती है कि जब वो छोटा था तब अपने माँ से जिद कर रहा था कि उसे कार के फ्रंट सीट में बैठना है और कार चलाते वक्त उसने एक लाल बटन दबा दिया था, जिसके कारण कार क्रैश हो गई थी और उसके माँ की मौत हो गई थी। अब बचपन से वो खुद को ही इसी के लिए कोस रहा है। वो काफी रोए जाता है। तभी वहाँ पे गैमा आती है और उसे एक गन देती है और कहती है कि खुद को मार डालो, क्योंकि एक्सपैंडेबल इस जॉब के लिए उसे बार बार मरना होगा, तभी उसके क्लोन बन सकते हैं। वो एक बार ट्राई करता है और इसी तरह वो एक्सपैंडेबल बन जाता है। एक्सपैंडेबल यानी एक तरह से यूज एंड थ्रो वाला एम्प्लॉई। वो शिप में एक वर्कर से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। उसे ना तो एक निवाला ज्यादा खाने मिलता था, ना ही कम। एक दिन शिप के वर्कर एरिया में केनिथ और उसकी पत्नी याल्फा आते हैं और सभी लोग उसे चेयर करने लगते हैं, लेकिन भोले भाले मिकी को तो कुछ पता नहीं था। खैर इसी दौरान मिकी की नजर नाशा पर पड़ती है। वो एक सिक्योरिटी एजेंट थी। वो मिकी को अपने पास बुला लेती है और दोनों की भी दोस्ती होती है और इनका एक रिलेशन शुरू होता है। खैर अब ये सफर 4.5 साल का था और मिकी शिप का इकलौता एक्सपांडेबल था, यानी कि कोई भी खतरनाक काम उसे ही करना पड़ता था, जैसे कि किसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना या वायरस की टेस्टिंग उसी पर की जाती थी। और अगर वो मरता है तो उसका शरीर उसी भट्टी में डाल दिया जाता था और वापस से क्लोन बनाते थे। एक दिन उसे शिप के बाहर रिपेयर करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन ये बस एक बहाना था, क्योंकि शिप वालों को बाहर का रेडिएशन चेक करना था, इसीलिए उसे बाहर भेजा गया था। कुछ ही सेकंड में बेचारे का शरीर जलने लगता है और तभी शिप का पूरा सामान उससे टकराता है और उसका हाथ ही टूट जाता है और अगले ही पल वो रेडिएशन के कारण मारा जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो हर बार कैसे मरा है ये यादें भी नेक्स्ट क्लोन में डाली जाती। वही मिकी की इस शिप में वैसे कोई कीमत ही नहीं थी, इसीलिए मिकी का ये जीना बहुत ही मुश्किल भरा था। उसे काफी बार लगता था कि वो किसी चीज की सजा यहाँ पर काट रहा है। यहाँ पर कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता था सिवाय बस एक इंसान के। वो थी उसकी गर्लफ्रेंड नाशा। नाशा उसके लिए बहुत ही केयर करती थी। कई बार तो जब भी वो रेडिएशन जोन में रहता वो उसके साथ जाया करती थी, सूट वगैरह पहनकर। इसी तरह सालों बीतने के बाद ये लोग निफ्लिंग प्लैनेट पर पहुंचते हैं। ऑफ कोर्स प्लैनेट पर कदम रखने वाला पहला इंसान मिकी ही था और उसे जबरदस्ती हेलमेट निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ की हवा में वायरस होने के कारण वो उधर ही मारा जाता है। अब इस वायरस के ऊपर टेस्टिंग की जाती है और एक वैक्सीन बनाई जाती है और उसी की वैक्सीन मिकी 12, 13, 14, 15 और 16 ये वर्जन करते हैं और फाइनली इतने वर्जन के बाद वो सही वैक्सीन बनती है जो मिकी 17 के साथ कुछ और लोग भी लेते हैं। फिर काई, मिकी, जेनिफर और एक सोल्जर, ऐसे 4 लोग प्लैनेट के आसपास की जगह चेक करने के लिए निकल जाते हैं। उन्हें एक गुफा मिलती है और जेनिफर नाम की लड़की गहराई चेक करने के लिए नीचे जाती है कि तभी उसे वहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्रीचर्स दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ये सभी लोग भागने लगते हैं, उन पर शूट भी करते हैं और जेनिफर गन से ऊपर फायरिंग कर देती है, जिसके चलते पूरा बर्फ उसी पर गिर जाता है और वो मारी जाती है। अब वहाँ से आने के बाद शिप का जो प्रेसिडेंट होता है यानी कि केनिथ, वो मिकी पर ही गुस्सा होता है कि तुम एक एक्सपांडेबल हो, तुम्हें मरना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे बदले में जेनिफर जो एक यंग, ब्यूटीफुल और फर्टाइल वुमन थी वो मारी गई। अब वो सब सजा सुनाता है कि तुम्हें अब 14 घंटे काम करना है, तुम्हारा राशन भी कम कर दिया जाएगा जब तक तुम उस क्रीचर का सैंपल पकड़कर लेकर नहीं आते तब तक। और इसी तरह मिकी शिप के बाहर चला जाता है उन एलियंस यानी क्रीपर्स को पकड़ने के लिए। और इसी तरह एक दिन क्रीपर को पकड़ने के चक्कर में मिकी बर्फ के खाई में गिर गया था, जो शॉट हमने स्टार्टिंग में देखा। अब वो क्रीचर उसे दबोच लेता है। हमें लगा कि मिकी
17 मारा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बड़ा सा क्रीचर उनकी क्वीन थी और बाकी छोटे छोटे क्रीचर्स उसके बच्चे थे। अब वो क्वीन मिकी 17 को घसीटते हुए गुफा के अंदर लेकर आती है, जहाँ मिकी को लगता है कि ये क्रीचर क्वीन मुझे अब उसके बच्चों को खिलाने वाली है। लेकिन वो बच्चे भी मिकी के ऊपर खेलने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी क्वीन उसे घसीटते हुए अपने गुफा से बाहर फेंक देती है। ये देखकर मिकी 17 हैरान था। उसे लगने लगता है कि उसका शरीर इतने बार क्लोन करने के कारण अब टेस्टी नहीं रहा, इसीलिए वो उन क्रीचर से कहने लगता है कि प्लीज मुझे खा लो, यही बेहतर होगा मेरे लिए। लेकिन वो क्रीचर अपने भाषा में कुछ कहते हैं और चले जाते हैं। अब ये जो क्रीपर्स होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट क्रीचर थे। वो मिकी को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब मिकी किसी तरह अपने ही शिप का एक ट्रक पकड़ता है और उस बड़े से शिप में वापस लौट आता है और अपने रूम में फ्रेश होकर सोने जाता है कि तभी उसके बाजू में उसका दूसरा क्लोन उठता है। ये था मिकी 18। क्योंकि शिप वालों को लगा था कि मिकी 17 मारा गया है, इसीलिए उन्होंने उसका अगला क्लोन बना दिया था। लेकिन ये क्या, मिकी 18 पहले के वर्जन से काफी अलग होता है। वो काफी स्मार्ट था, कॉन्फिडेंट था, उसी के साथ साथ अग्रेसिव भी था। वो सीधा मिकी 17 को एक डंबल उठाता है और मिकी 17 को मारने जाता है। अब ऐसा क्योंकि जब एक क्लोन के होते हुए दूसरा क्लोन बन जाता है तब उन्हें मल्टीपल्स कहा जाता है और मल्टीपल्स के केसेस में सीधा मल्टीपल्स को मार दिया जाता है और उनका क्लोनिंग प्रोसेस ही बंद कर दिया जाता है। दरअसल अतीत में अर्थ पर जिस साइंटिस्ट ने ये टेक्नोलॉजी बनाई थी उसने अपने घर पर खुद के काफी सारे क्लोन्स बना के रख दिए थे, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी अर्थ पर बैन थी। क्योंकि काफी सारे रिलीजियस ग्रुप इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ थे, क्योंकि इंसान और उसकी आत्मा एक ही होती है। और जब कोर्ट केस हुआ था तब पॉलिटिशियन केनिथ कोर्ट में आकर कहता है कि वो इस टेक्नोलॉजी को स्पेस के मिशन के लिए ही यूज करेगा और तो और एट अ टाइम एक ही क्लोन को हम बनाएंगे। अगर मल्टीपल केसेस होते हैं तो हम सबको मिटा देंगे। उसने जब ये वादा किया तभी कोर्ट ने मंजूरी दी थी कि वो ये टेक्नोलॉजी स्पेस में यूज कर सकता है। अब यहाँ मिकी के केस में यही हुआ था, मल्टीपल्स बन गए थे मिकी 17 और 18। इसीलिए अब 18 17 को मारकर बेहोश करके भट्टी में डालने के लिए जाता है। लेकिन मिकी 17 को मरना नहीं था, वो गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे जितने भी शिफ्ट है, जितना भी काम है वो सारा मैं कर लिया करूंगा, लेकिन मुझे मत मारो। कि तभी वहाँ पर कोई आने लगता है। अब जो आ रहा था वो था टीमो, इसलिए दोनों भी छुपे हुए थे। अब यहाँ टीमो किसी को इल्लीगल जड़ी बूटी बेच रहा था और ये दोनों भी देख रहे थे। अब 18 डिसाइड करता है कि वो टीमो को मार डालेगा, क्योंकि असल में टीमो ने ही बिजनेस के चक्कर में मिकी को फंसाया था और उसी के कारण ये लोग यहाँ पर फंसे थे। अब जैसे ही टीमो वहाँ पे अकेला हो जाता है, 18 सीधा सामने आता है और उसे सीधा भट्टी में फेंक देता है। अब टीमो भट्टी के ऊपर लटकने लगता है और उसे मिन्नतें करने लगता है कि मुझे ऊपर ले लो। लेकिन तभी 17 आता है और 18 को वहाँ से मारकर भगाता है और वो टीमो को भट्टी से ऊपर लाने लगता है। अब उसे ऊपर खींचने में 17 और 18 के बीच में ही हाथापाई होने लगती है। अब इनके लड़ाई के दरमियान ही वहाँ पे सिक्योरिटी हेड और उसकी गर्लफ्रेंड नाशा आने लगती है, जिसे देखकर 17 छुप जाता है। जिसके बाद 18 लटकते हुए टीमो को धमकी देता है कि इनके सामने कुछ कहना मत, जिसके बाद वो उसे ऊपर खींच लेता है। अब ऊपर आने के बाद टीमो सिक्योरिटी हेड से कहता है कि गलती से मैं ही गिरा था, मिकी था इसीलिए मैं बच पाया। अब ये होने के बाद नाशा मिकी 18 को अपना बॉयफ्रेंड समझकर लेकर जाती है। वही 17 बाद में छुपके से निकल जाता है, लेकिन अगले ही पल टेस्टिंग के लिए उसे पकड़कर लेकर जाते हैं और उसे प्रेसिडेंट मार्शल और उसकी वाइफ याल्फा के सामने लाया जाता है डिनर के लिए। इनके साथ काई नाम की वो सोल्जर भी होती है। यहाँ पे 17 घपाघप चिकन ठूस रहा था, क्योंकि इतना अच्छा खाना उसे कभी भी खाने नहीं मिला था। लेकिन अचानक से उसकी हालत खराब होने लगती है और उसका पूरा शरीर लाल होने लगता है और वो खून की उल्टियां करने लगता है। कि तभी मेडिकल टीम सामने आती है और यहाँ पता चलता है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट वाला चिकन उसे खाने के लिए दिया था और इसीलिए उसकी हालत खराब हो गई है। वो जोर जोर से चीख रहा था, जो देखकर प्रेसिडेंट अब उसे मारने ही वाले थे कि तभी काई उसे रोकती है और प्रेसिडेंट से पूछती है कि तुम इंसान हो या हैवान, अपने ही लोगों को ऐसे मार रहे हो। और वो मिकी 17 को अपने साथ लेकर जाती है और कुछ जड़ी बूटी खाने के लिए देती है, जिससे उसकी हालत ठीक हो जाती है। अब
अब यहाँ पे काई मिकी को पसंद करती थी, लेकिन नाशा के कारण कभी भी उसने ट्राई नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर वो चांस मारने जाती है, लेकिन मिकी नाशा से प्यार करता था, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। अब वो अपने कमरे में आता है, जहाँ पे वो देखता है नाशा ऑलरेडी मिकी 18 के साथ होती है। ये देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन तभी नाशा देखती है कि अब दो मिकी है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही खुश होती है। अब वो मिकी से कहती है कि हमें कुछ मस्ती करनी चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पे काई आ जाती है और वो दो माइक को देखकर हैरान हो जाती है और दोनों को भी रिपोर्ट करने के लिए निकल जाती है। अब अगर ये बात आगे बढ़ती है तो दोनों भी मिकी को मार दिया जाएगा, इसलिए नाशा काई को रोकने के लिए जाती है। तो यहाँ दूसरी जगह कमरे में मिकी 17 से पूछता है कि तुम अब तक कहाँ थे। तो 17 बताता है कि कैसे प्रेसिडेंट ने उसे एक्सपेरिमेंट वाला मीट खाने के लिए दिया था, जिसके चलते उसकी हालत खराब हुई। ये सुनकर मिकी 18 बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे प्रेसिडेंट वैसे भी पसंद नहीं था, इसीलिए अब वो प्रेसिडेंट को मारने के लिए निकल जाता है, जो एक पब्लिक सेरेमनी में था। दरअसल प्रेसिडेंट और उसके लोगों ने प्लेनेट से एक बहुत ही बड़ा पत्थर लाया था और उसी का इनॉग्रेशन था। अब मिकी 18 को गुस्से में जाता देख नाशा और काई भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब इनॉग्रेशन के दौरान अलग ही उटपटांग चीजें होने लगती है। उस बड़े से रॉक के अंदर से छोटे छोटे क्रीपर्स निकलने लगते हैं, जो देखकर वहाँ पे पूरी भागा दौड़ी मच जाती है। अब मिकी 17 ने क्रीपर से बात की होती है, इसीलिए वो टिक टुक ऐसे कुछ करते हुए उनसे बातें करने लगता है और उस छोटे से क्रीपर को पकड़ लेता है, जिसका नाम जोको था। तभी वहाँ पे मिकी 18 आता है और वो प्रेसिडेंट को मारने ही वाला था कि तभी नाशा आकर उसे रोकती है। इसी दरम्यान एक दूसरा क्रीपर उस पत्थर से निकलता है और प्रेसिडेंट के ऊपर सीधा हमला कर देता है। अब इस छोटे से क्रीपर को पकड़कर सभी लोग उसे मार देते हैं। वही दूसरा क्रीपर जो जिंदा था, उसका नाम था जोको, उसे लैब लेकर जाते हैं। खैर अब यहाँ पे प्रेसिडेंट देखता है कि यहाँ पर दो मिकी प्रेजेंट है, इसलिए वो उन दोनों को भी अरेस्ट करता है नाशा के साथ। खैर अब यहाँ पे एक क्रीपर को इन्होंने मार दिया होता है और दूसरा जोको इनके कैद में था, इसलिए बहुत सारे क्रीपर जिनके शिप के बाहर आने लगते हैं। खैर अब यहाँ पे तीनों भी जेल में होते हैं कि तभी वहाँ पे टीमो आ जाता है, जो मिकी 17 से कहता है कि जिस माफिया से हमने लोन लिया था उसने लीगल डॉक्यूमेंट भेजा है। वो कह रहा है कि हम दोनों में से किसी एक के टुकड़े करके उसे वीडियो भेजने के लिए, वरना उसके आदमी जो इस शिप में ऑलरेडी मौजूद है वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज मेरी मदद करो और तुम मर जाओ। अब मिकी 17 पहले तो मना कर देता है, लेकिन टीमो कहने लगता है कि तुम तो एक्सपांडेबल हो, तुम्हें वापस से बना दिया जाएगा। अब मिकी 17 भोला भाला होता है। टीमो के मगरमच्छ के आंसू देखकर वो मान जाता है, क्योंकि वैसे भी 18 ऑलरेडी वहाँ था। जिसके बाद टीमो उसे शॉक देता है और उसे जेल से बाहर निकालता है। जिसके बाद एक चेन सॉ लेकर उसके टुकड़े करने ही वाला था, लेकिन तभी किसी तरह मिकी 18 टीमो से मीठी मीठी बातें करने लगता है और कहता है कि उससे अच्छा तुम मुझे ही मार लो, क्योंकि वो मैं ही था जो तुम्हें मारना चाहता था। अब टीमो उसके बातों में फंस जाता है और उसके पास आता है, लेकिन यही मौका देखकर खुद मिकी 18 और नाशा टीमो और उसके लोगों को धोते हैं और जेल से बाहर निकल आते हैं। अब नाशा उसी वेपन से टीमो के ही टुकड़े करने वाली थी, लेकिन मिकी 17 मना करता है, इसीलिए वो छोड़ देती है। अब इसी दरम्यान वहाँ पे सिक्योरिटी वाले आते हैं और इन तीनों को भी पकड़कर मार्शल के यहाँ लेकर जाने लगते हैं, जो अब उस छोटे से क्रीपर को शूट करने वाला है। अब जाते हुए मेडिकल स्टाफ की एक लड़की होती है, जो मिकी 17 से पूछती है कि कल तुम इन क्रीपर से बात कर रहे थे, कैसे? तब मिकी 17 बताता है कि ये क्रीचर्स इंसानों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब वो लड़की ये भी बताती है कि एक दिन के टेस्टिंग से हमें पता चला है कि ये क्रीचर बहुत ही एडवांस और इंटेलिजेंट है। हमने इनसे बात करने के लिए एक डिवाइस भी बनाया है। खैर अब यहाँ पे हम देखते हैं सुबह हो गई थी और शिप के आसपास बहुत ही ज्यादा क्रीपर्स आ गए थे, मानो वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। अब इन्हें देखकर प्रेसिडेंट को लग रहा था कि अब वॉर का समय आ गया है। अब इन तीनों को भी माइकल के सामने लाया जाता है, जहाँ पे नाशा पहले तो माइकल के ऊपर काफी गुस्सा करती है और उसे खरी खोटी सुनाती है कि किस तरह से वो लोगों को ट्रीट कर रहा है। ऊपर से वो सबको वॉर के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वो समझाती है कि ये क्रीचर वॉर के लिए नहीं आए हैं, उन्हें उनका ये छोटा वाला क्रीचर वापस लौटा दो, वो चले जाएंगे। लेकिन माइकल नहीं मानता कि तभी वो मेडिकल वाली लड़की बताती है कि
ये क्रीचर कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमने इनके लिए एक ट्रांसलेटर भी बनाया है। ये काफी इंटेलिजेंट है, इन्हें हमें मारना नहीं चाहिए। लेकिन माइकल उसे जानबूझकर चिढ़ा के दिखाता है कि मैं कैसे बात करूं, ई ऐसे करके। ये सुनते ही वो छोटा क्रीचर जो होता है वो माइकल के ऊपर सीधा थूक देता है। अब ये देखकर माइकल को गुस्सा आता है और वो उसे एक रस्सी से बांधकर भट्टी के ऊपर लटका देता है और नाशा से कहता है कि अगर तुम इसे बचाना चाहती हो तो रस्सी अपने दांतों से पकड़ो। अब वो वैसे ही करती है और उस क्रीचर के रस्सी को अपने दांतों से बचा लेती है। खैर अब माइकल इन दोनों को सजा के तौर पर बाहर जितने भी क्रीचर्स आए हैं उनमें से किसी की पूंछ काट कर लाने के लिए कहता है और दोनों में से जो भी जीतेगा वो जी सकता है और दूसरे को मार दिया जाएगा। जिसके बाद इन दोनों को भी एक बॉम्ब का जैकेट पहनाया जाता है जिसका रिमोट माइकल के पास था। अब दोनों भी बाहर आते हैं। 17 काफी इमोशनल हो गया था और वो कहता है कि कैसे एक बटन दबाने के कारण उसकी माँ मारी गई थी। वही 18 उससे कहता है तो चुप हो जा, जब भी देखो तभी रो रहा है। और एक बात सुन, माँ की मौत उस कार में एक डिफेक्ट के कारण हुई थी, तुम्हारे बटन दबाने से नहीं। और ये बात तुम्हें भी पता है तो खुद को ब्लेम करना बंद कर। अब ये दोनों भी शिप से बाहर आ जाते हैं। तभी वो मेडिकल वाली लड़की आती है और मिकी 17 को वो ट्रांसलेटर देती है ताकि वो इन क्रीचर से बात कर सके। अब ये दोनों भी चलते हुए क्रीचर की जो लीडर होती है क्वीन उसके पास आते हैं और मिकी 17 उस डिवाइस के मदद से क्वीन से बात करता है। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो? तो क्वीन कहती है हाँ मिकी। उसका नाम सुनते ही वो काफी चौंक जाता है। अब मिकी 17 उस क्रीचर से कहता है कि तुम और बाकी के सारे यहाँ से निकल जाओ वरना ये लोग तुम्हें जहरीली गैस से मार डालेंगे। लेकिन वो क्रीचर मिकी 17 को स्टूपिड कहती है। अब ये सुनने के बाद मिकी 18 वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम्हारा एक बच्चा शिप में है और वो लोग काफी पावरफुल है, उस छोटे को शायद मार भी डालेंगे। अब ये सुनते ही क्वीन बहुत जोर से चिल्लाती है और उसके साथ बाकी के क्रीचर्स भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और ये आवाज बहुत ही तेज होती है। ये दोनों इस आवाज की फ्रीक्वेंसी को सुन ही नहीं पाते। जिसके बाद क्वीन बताती है कि इस आवाज से इंसानों का ब्रेन एक्सप्लोड हो सकता है, इसीलिए मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए और तुमने मेरे एक बेटे को मारा है, इसके बदले में तुम्हारा एक इंसान मरना चाहिए। अगर ये होता है तो हम लोग शांति से यहाँ से निकल जाएंगे। इससे पता चलता है कि उन क्रीचर के सामने इंसान टिक नहीं पाएंगे। इसलिए मिकी 17 शिप के पास आ जाता है और कैमरे में से इशारे कहकर क्वीन को अपना बच्चा वापस चाहिए ये बात नाशा को समझाता है। वही एलियन और इंसानों के बीच में एक तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है। ये देखकर प्रेसिडेंट से रहा नहीं जाता और वो कहता है कि ये हिस्टोरिक मूवमेंट मुझे करना चाहिए था, ना कि मिकी 17 को। इसीलिए वो अपने आर्मी के साथ निकल पड़ता है नीचे, लेकिन क्रीचर से बात करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें मारने के लिए। जाते हुए वो ढेर सारे फ्लेम थ्रोवर से उन्हें जलाते हुए जाता है, जिससे क्वीन और सारे क्रीचर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और गोल गोल घूमकर अटैक के मोड में आ जाते हैं। अब जैसे ही माइकल जाता है, नाशा अपने एथलेटिक स्किल से याल्फा को सीधा अपने पैरों के तले दबा देती है और उसकी गर्दन मोड़ने ही वाली थी कि तभी उसका बॉडीगार्ड आता है और पूछता है कि नाशा तुम्हें क्या चाहिए। तो नाशा डिमांड करती है मुझे इस छोटे क्रीचर को क्वीन के पास वापस लौटाना है। अब सिक्योरिटी का हेड मान जाता है, लेकिन फिर भी याल्फा उस क्रीचर को मारने जाती है, जिसके चलते याल्फा को अरेस्ट किया जाता है। खैर अब यहाँ नीचे वॉर लाइक माहौल हो गया था। वो क्रीचर सब इंसानों के ऊपर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन तब तक नाशा उस बेबी को लेकर नीचे आती है और मिकी 17 उस छोटे बेबी को लेकर सीधा क्वीन को सौंप देता है, जिसे देखकर क्वीन शांत हो जाती है। लेकिन उसकी एक और डिमांड थी कि वो एक इंसान की डेथ चाहती थी। अब यहाँ पर मिकी 18 को वैसे भी प्रेसिडेंट को मारना था, इसीलिए वो उसी की कार में चला जाता है और उसे काफी ज्यादा पीटता है। जिसके बाद वो मिकी 17 और नाशा को गुड बाय कहता है और वो रिमोट लेता है। अब यहाँ रिमोट में 2 नंबर होते हैं, 17 या 18। वो 18 का नंबर दबाता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट तो मारा जाता है, लेकिन मिकी 18 खुद को भी सैक्रिफाइस कर देता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही भावुक हो जाते हैं कि मिकी 18 ने उन सब की जान बचाई है खुद को सैक्रिफाइस करके। वही याल्फा अपने हस्बैंड को मरता हुआ देखकर सदमे में चली जाती है और उसे मेंटल असाइलम में डाल देते हैं। वही क्रीचर की क्वीन इंसान को मरता हुआ देखकर अपना वादा निभाती है और
सारे क्रीचर्स के साथ यहाँ से चली जाती है। अब 6 महीने के बाद हम देखते हैं इस ग्रह पर एक नई कॉलोनी बसाई गई थी जिसकी लीडर खुद नाशा थी। आज एक सेरेमनी होती है जिसमें वो मिकी 17 को उसके ओरिजिनल नाम से इंट्रोड्यूस कराती है, यानी मिकी बार्न्स। और जो क्लोनिंग की मशीन होती है वो मिकी के हाथों द्वारा उसका विस्फोट करा देती है ताकि अब यहाँ पर कोई भी क्लोन ना बन सके और ये टेक्नोलॉजी ही मिटा देती है और सभी लोग इससे खुश हो जाते हैं और इसी तरह इंसानों की एक नई सोसाइटी इस ग्रह पर बस जाती है और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। तो दोस्तों, क्या ये मूवी आपको डायरेक्टर बोंग जून-हो इनके बाकी के मूवीज के समान है या नहीं? तो एक तरह से हाँ, इस मूवी द्वारा इन्होंने काफी सारी चीजों पर पॉइंट आउट किया है, जैसे कि बिलियनर और पॉलिटिशियंस अर्थ को तबाह करने के बाद स्पेस में जाना चाहते हैं ताकि वो और ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन वहाँ पर भी आम इंसानों को उनके पैसे के ओहदे के अनुसार ट्रीट किया जाता है। सारे नियम सिर्फ गरीबों पर ही लागू होते हैं और अमीर लोग अय्याशी करते रहते हैं। मिकी एक एक्सपांडेबल है, यानी कि वो एक यूज एंड थ्रो वाला एम्प्लॉय है। जितने बार वो दर्दनाक मरा है उसे कोई भी पैसे नहीं दिए गए हैं, वो बस शिप में रहने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। मिकी को हर बार लगता था कि किसी तरह की पापों का प्रायश्चित वो यहाँ पर कर रहा है, यानी कि हेल से भी बदतर माहौल था उसके लिए। यहाँ तक कि पिछले बार कैसे मरा ये सारी मेमोरीज भी उसके दिमाग में होती है। अब डिनर वाला जो शॉट होता है जिसमें प्रेसिडेंट उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन उसकी पत्नी मना कर देती है क्योंकि उसका रग ओरिजिनल था जो उसे खराब नहीं करना चाहिए, यानी कि इंसानों की कीमत उस रग से भी कम होती है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसे काफी सारे शॉट्स इस मूवी में बता रहे थे। जैसे कि जेनिफर मरती है तो प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाता है कि एक फर्टाइल वुमन मारी गई है, यानी कि महिलाओं को सिर्फ एक तरह से रिप्रोडक्शन की मशीन की तरह देखा गया है। मूवी की मेन थीम क्लासिज्म और कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास यानी वर्किंग क्लास को नीचा दिखाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, और अगर यहाँ तक रुके हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट्स में हाई करते हुए ज़रूर जाना। बाय बाय।